हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 9 इतिहास का जो पहला चैप्टर है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास जो पोर्शन है उसमें का जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस, देखिए फ्रांस जो एक देश का नाम है, फ्रांस पड़ता है जो है वो यूरोप नामक महाद्वीप में, जिसमें आपका रूस हो गया और तमाम देश पड़ते हैं उसमें। फ्रांस, देखिए फ्रांस की क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है? जैसे आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाना, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाना ही क्या कहलाता है? अपने देश को इंडिपेंडेंट करना, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, जनता की सरकार बनाना देश में, वही क्या कहलाता है? वही आपकी कहलाती है क्रांति कहलाती है। तो बात करेंगे हम फ्रांस में क्रांति कब आई, क्या कारण थे कि फ्रांस में क्रांति आई। जब फ्रांस की क्रांति आई तो वहां का राजा कौन था, वो लोगों के ऊपर कैसा अत्याचार करता था, तो ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण योगदान थे, क्या क्या किनका योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में, इसे आप देखते हैं। जब भारत की क्रांति की हम बात करते हैं तो भारत की क्रांति में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्ला खां, ऐसे तमाम बहुत सारे जो है वो महापुरुषों का नाम आता है। वैसे ही हम बात करेंगे कि जो है फ्रांस की क्रांति में किन महापुरुषों का योगदान था, क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस, देखिए क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी की हुई। कब हुई? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी की हुई। तो बास्टिल के किले से शुरुआत हुई थी क्रांति की। कहां से हुई थी? बास्टिल के किले से। और ये बास्टिल का किला, देखिए बास्टिल का किला ही वो था जहां पे जो है जनता के ऊपर जो नया कानून ये सब बनाया जाता था, या जनता के ऊपर अत्याचार करने वाला जो कानून बनाया जाता था, वो कहां से बनाया जाता था? वो बास्टिल के किले से ही बनाया जाता था। क्योंकि बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे ही निरंकुश कहते हैं। निरंकुश का मतलब क्या हुआ? जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे कहते हैं निरंकुश। जैसे आज के जमाने में आप उदाहरण ले सकते हैं किम जोंग उन का, तानाशाह का। तानाशाह मतलब वो जो करना चाहता है वो करेगा, वो किसी से ना, उसको किसी का डर है ना किसी भी प्रकार का उस पर कोई अंकुश है। ऐसे ही जो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उसका नाम था लुई द 16। उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां वहां का राजा था। और यह किस राजवंश से संबंध रखता था? बूर्बो, बूर्बो राजवंश से यह संबंध रखता था। तो लुई द 16 जो था, लुई 16वां जो राजा था, वो भी एक प्रकार का तानाशाही शासन करता था। वो अपने ऐशो आराम के लिए, अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए सरकारी पैसे का यूज करता था, सरकारी खजाने का यूज करता था। और जो है वो जनता पे अत्याचार करता था, शोषण करता था। उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, जनता क्या, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी शक्तियों को कहा जाता है निरंकुश शक्तियों का। तो बास्टिल का किला इसी का प्रतीक था। इसी कारण उसको कब तोड़ा गया? 14 जुलाई को तोड़ा गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो पॉइंट हैं। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, या आप ऐसे कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। और इसके बास्टिल के किले तोड़कर ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है वो फ्रांस की क्रांति आई? तो फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा कारण था सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा कारण था सामाजिक कारण। नंबर 1 इसमें सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है समाज का कई वर्गों में बटा होना। समाज का कई वर्गों में बटा होना, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे आप अपने समाज में देखते हैं, कुछ बहुत अमीर होते होंगे, कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ऐसा समाज है। लेकिन एक दूसरे के यहाँ सबका आना जाना रहता है, शादी विवाह भी हो जाता है, उनके यहाँ शादी रहेगी, वो जाएंगे, ये वो सब कुछ एक दूसरे से रहता है मामला। लेकिन जैसे कोई अमीर आदमी है, क्या उसके यहाँ शादी रहेगी, या उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्मदिन है, तो उसकी पार्टी में आप नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो फ्रांस था उस जमाने में, यानी कि 1789 के समय में,
उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। क्या था? प्रथम स्टेट्स या प्रथम वर्ग इसे कहा जाता था, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम स्टेट्स या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या द्वितीय स्टेट, ठीक, द्वितीय वर्ग या द्वितीय स्टेट, और अगला हो गया तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट। अब बात आती है कि प्रथम वर्ग में कौन से लोग आते थे, और मान लीजिए हर समाज तो भाई 3 वर्गों में बटा होता है, तो इसमें क्या बुराई थी? तो देखिए प्रथम वर्ग में जो आते थे उसमें आते थे पादरी लोग। क्या आते थे? पादरी। पादरी मतलब आप इनको कह सकते हैं जो चर्च वर्चों में पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे हम लोगों में होते हैं, हिंदू में होते हैं पुजारी मंदिर में जो रहते हैं, ठीक, और मुसलमानों में मौलाना वौलाना होते हैं, ऐसे ही जो ईसाई धर्म में होते हैं वो पादरी होते हैं। क्या होते हैं? जो चर्च में कार्य करते हैं, गिरजा घरों में कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं, ठीक। तो जो प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, इनको बहुत ज्यादा छूट प्राप्त थी। ये जो है वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? टैक्स नहीं देते थे। ये सरकार को टैक्स नहीं देते। कौन से लोग? जो प्रथम वर्ग में आते थे। प्रथम वर्ग में कौन से लोग आते थे? पादरी। पादरी क्या होते हैं? जो गिरजा घरों में कार्य करते हैं, जो चर्च में रहते हैं, और ये जो है वो सरकार को इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। पादरी वर्ग के लोग सरकार को टैक्स नहीं देते थे। टैक्स मतलब कर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, क्या? कर। ये सरकार को टैक्स या कर नहीं देते थे। द्वितीय वर्ग आ गया। प्रथम वर्ग आप समझिए, इसमें पादरी लोग आते थे, इन्हें सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब द्वितीय वर्ग में कौन से लोग आएंगे? द्वितीय वर्ग में आते थे धनी व्यक्ति, धनी कुलीन व्यक्ति, ठीक, उसी को कह सकते हैं धनी और कुलीन व्यक्ति आते थे। किसमें? द्वितीय वर्ग में या द्वितीय स्टेट्स में। वर्ग को ही स्टेट्स भी कहते हैं। द्वितीय वर्ग के लोगों को भी जो है वो सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता था। द्वितीय वर्ग भी टैक्स पेमेंट नहीं करते, टैक्स पे नहीं करते थे। मगर तृतीय वर्ग के जो लोग होते थे, इन्हें सरकार को कर देना ही पड़ता था, सीधा कर देना पड़ता था, नहीं कोई टैक्स में छूट की प्राप्ति नहीं थी। तृतीय वर्ग में कौन लोग आते थे? मजदूर। मजदूर हो गए, अध्यापक या जो अदालत में कार्य करते हैं ये, और ये सरकार को इन्हें सीधा टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? इन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो अब देखिए भाई, इनको क्यों टैक्स में छूट की प्राप्ति है? भाई ये लोग भी टैक्स दें सरकार को जाके, जब इनको क्यों छूट की प्राप्ति है? ये लोग भी टैक्स दें। ठीक है भाई, चलिए ये लोग अमीर लोग हैं, पादरी पुजारी लोग हैं, ये लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं। तृतीय वर्ग के लोग, मजदूर गरीब जो लोग हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। साथ ही ये तो सरकार को टैक्स देते ही थे। किसको? सरकार को तो टैक्स देते ही थे, और साथ में ये लोगों को जो है वो पादरियों को भी, प्रथम वर्ग के लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था। एक तो ये सरकार को टैक्स दें, और दूसरा इन पादरियों को भी टैक्स दें। और जो ये पादरियों को टैक्स देते थे, इन्हें कहा जाता था टाइड। किस नाम से जाना जाता था? टाइड। तृतीय वर्ग के लोगों को सरकार को कर देना पड़ता था, ये आपको पता है। सरकार को कर देने के साथ साथ इनको एक और टैक्स देना पड़ता था। सरकार को टैक्स दिया, ये एक टैक्स हो गया। एक टैक्स इनको जो है वो प्रथम वर्ग के लोगों को, यानी कि इनको देना पड़ता था पादरियों को, चर्च में जाके देना पड़ता था। हम हैं, ठीक, हम एक तरफ जाके जो है वो सरकार को टैक्स पेमेंट किया। मान लीजिए आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं 16-17% जो भी है, सरकार को आपने टैक्स दिया, और फिर आपको जाके मंदिरों में भी टैक्स का पेमेंट करना है, टैक्स पे करना है, ठीक। तो ऐसे क्या है भाई, जो अमीर है वो तो अमीर होते जा रहे हैं, इनको तो एक तो टैक्स देना नहीं है, और दूसरे खुद इनसे टैक्स वसूलना है। इनको भी टैक्स में, धनी है भाई, इनको भी टैक्स में छूट की प्राप्ति है, मगर ये तो सरकार को भी टैक्स दें, इनको भी टैक्स दें। तो भाई जो अमीर है वो अमीर और होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत कारण था। तो पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो फ्रांस की क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में विभाजित था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एंड तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में चर्च में कार्य करने वाले पादरी लोग आते थे, इन्हें सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तथा ये उल्टा किसानों से टाइद नामक कर वसूलते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइद नामक कर वसूलते थे, टैक्स जिसे कहते हैं। द्वितीय वर्ग धनी और कुलीन व्यक्तियों को था, इन्हें भी सरकार से टैक्स में छूट की प्राप्ति थी। और तृतीय वर्ग में गरीब लोग, मजदूर लोग, अध्यापक, अदालत में कार्य करने वाले तमाम लोग किस में आते थे? ये तमाम लोग तृतीय वर्ग में आते थे। इन्हें सरकार को सीधा टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, सीधे टैक्स देना पड़ता था।
और इन लोगों को, प्रथम वर्ग के लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था, जिसे टाइद कहा जाता था। ठीक, पहला क्या हो गया, समाज का कई वर्गों में बटा होना। द्वितीय क्या हो गया, सामाजिक विभेद। अब भाई ये विभेद एक प्रकार का है कि नहीं, आप इनके साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, इनसे आप टैक्स नहीं ले रहे हैं तो इनसे क्यों ले रहे हैं आप? भाई जैसे ये आदमी, ये भी तो आदमी है, इनसे ज्यादा मेहनत तो ये कर रहे हैं, उल्टे ये बैठ के खा रहे हैं, और इनसे आप टैक्स नहीं ले रहे। ठीक है, इनसे टैक्स भी ले रहे हैं और साथ में इनको भी टैक्स दिलवा रहे हैं। तो ये सामाजिक विभेद जो था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। अगला है जो है वो राजनीतिक कारण। दूसरा क्या हो गया, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हो गया, देखिए राजनीतिक कारण, जो वहां की राज व्यवस्था थी, हमने कहा कि लुई द 16 वहां का राजा था, वो सुचारू रूप से जो है वो शासन चला नहीं पा रहा था, राजनीति सही चला नहीं पा रहा था। वहां पे देखिए जो है उस जमाने में जो है, आज भी वहां के लोग रोटी नहीं बना के खाते हम लोगों की तरह, वो लोग ब्रेड का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे ब्रेड जो है वो काफी जो है वो ज्यादा, ब्रेड का दाम काफी ज्यादा हो गया था। एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है, अगर वो 50 रुपए का ब्रेड ले लेगा, मतलब रोटी ले लेगा, तो और कहां से उसका सारा खर्चा चलेगा। तो राजनीति व्यवस्था सुचारू रूप से ना चलाना, ठीक, और सरकारी खजानों में से पैसा उपयोग करना, अपने फायदे के लिए सरकारी खजाने का उपयोग करना, जनता को उचित न्याय न दिला पाना, ये तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक कारण के अंतर्गत आएंगी। अगला आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आ जाएगा आपका कि लुई 16वां, देखिए हमने कहा कि राजकोष से, सरकारी खजाने से पैसा बहुत ज्यादा यूज करता था अपने फायदे के लिए। जब सरकारी खजाने से पैसा निकलता जाएगा, पैसा निकालते जाएंगे, पैसा वहां से निकलता जाएगा, तो सरकारी खजाना खाली होता चला जाएगा। और जब सरकारी खजाना खाली होता चला जाएगा तो सरकार की या राज्य की आर्थिक व्यवस्था गिरती चली जाएगी। तो ये भी एक कारण था। अगला आ जाएगा दार्शनिकों का योगदान। मोस्ट इंपोर्टेंट, दार्शनिकों का योगदान क्या होता है? दार्शनिकों का योगदान मतलब, दार्शनिकों का योगदान जैसे हमारे देश में योगदान क्रांति में किसका रहा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे तमाम जो है वो दार्शनिकों यानी महापुरुषों का योगदान रहा। ऐसे ही जो ये था फ्रांस में भी बहुत सारे जो है दार्शनिकों का योगदान था। इसमें आते हैं रूसो, कौन आते हैं, रूसो आ गए, मॉन्टेस्क्यू आ गए। तो इनका जो, इन्होंने अलग अलग पुस्तक लिखी और उसमें लोगों को जागरूक किया कि हमारा देश जो है वो अवनति कर रहा है, उन्नति ना करके। तो ऐसे तमाम ये लोग जगह जगह जाते थे और बताते थे कि ये हमारे देश में गलत हो रहा है। तो ये था। तो आज की वीडियो में हम इतना, बाकी जो है दार्शनिकों के बारे में, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, सब कल और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमने मुख्य रूप से पढ़ा है वो समाज का कई वर्गों में बटा होना। समाज कई वर्गों में बटा होना, 3 वर्गों में, प्रथम वर्ग, द्वितीय, ये हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी हम कल देखेंगे।